रिश्ता 11। रो रो कर मैथिली की आंखें और गाल सूज चुके थे। वो कैसे ऑफिस से अपने घर तक पहुंची, उसे होश तक नहीं था। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और उसी से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसका दिल ऐसे भारी हो रहा था जैसे उस पर हजारों टन का बोझ हो। मैं विधवा नहीं हूं। उसके होंठ कांप उठे। मुझे जानबूझकर धोखा देकर विधवा बनाया गया है। ये सोचते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा अगर वो सिर नहीं पकड़ेगी तो कहीं फट न जाए। क्या इस बात की खुशी मनाऊं कि मेरा सिंदूर भरने वाला पति जिंदा है, या इस धोखे से दुखी हों कि उसने शादी के दिन ही अपनी मौत का ड्रामा रचकर सबके साथ विश्वासघात किया। मैथिली एकदम सुन खड़ी थी। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देते। इतना बड़ा ड्रामा करने, पूरे गांव को बुलाकर, आग के सामने कस्में खाकर मेरी मांग भरने की क्या जरूरत थी? क्यों किया आपने ऐसा विवान? आपको इसका जवाब देना ही होगा। यह कहकर उसने अपने आंसू पोंछते ही जा रही थी, पर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आ- आपको पता है आपने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है विवान। मैंने आंखें बंद करके आप पर भरोसा किया था, आपको ही अपनी दुनिया मान लिया था, और आपने मुझे तिल तिल करके तोड़ दिया विवान। माथे का सिंदूर और चूड़ियों की खनक फीकी भी नहीं पड़ी थी कि आपने मुझे विधवा का तमगा दे दिया। क्या ये इंसाफ है? चिल्लाकर रोते हुए उसने अपने सिर पर जोर से हाथ मारा। अब समझ आया, आपने तो मुझे पत्नी क्या, एक इंसान भी नहीं समझा। बताइए, मैंने क्या गुनाह किया था विवान? मैथिली सुबक सुबक कर रोने लगी। मम्मी पापा, मेरे सारे रिश्तेदारों ने विवान की डेड बॉडी देखी थी। कैसे? उन्होंने वही कपड़े, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी सब वहीं पाया था ना? क्या वो सब प्लान था? क्या ये सारा खेल आपका रचाया हुआ था? ये सोचकर वो दहशत में आकर शांत हो गई। उसका शरीर कांप रहा था, सीने की धड़कन तेज हो गई, चेहरे का रंग उड़ गया। वाह, क्या मास्टर प्लान है! इस बेवकूफ़ को धोखा देने के लिए कितनी खूबसूरती से जाल बिछाया है आपने। कैसे कर पाए आप ये सब विवान? मैंने आपसे बेइंतहा प्यार किया, फिर भी मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई? अपने स्वार्थ के लिए इतना घटिया काम कर डाला आपने। छी! क्या आपकी ज़मीर ज़रा भी नहीं कचोती? कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। शायद आपने सोचा होगा कि ये एक लड़की है, क्या कर लेगी। मेरी जिंदगी में फूल खिलने से पहले ही आपने उसे कली में ही आग लगाकर जला दिया। क्या आपको ये सब समझ आएगा? क्या आपको पता है कि इन सालों में मैंने कितना दर्द और कितनी बेइज्जती सही है? आपको ये सब कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो मर्द ठहरे। एक औरत बिना पति के इस समाज में कितनी तकलीफें झेलती है, इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा आपको। आपको नहीं पता होगा कि आपकी याद में मैं हर रात कैसे तड़प तड़प कर रोती थी। मेरा दर्द, मेरी तकलीफें, मेरा अपमान आपको ना कभी पता चलेगा और ना ही कभी समझ पाएंगे, क्योंकि आप तो एक आदमी हैं। आपके लिए शादी कोई मजाक था क्या? मंगलसूत्र पहनाया और अगले दिन खुद को मरा हुआ बताकर उसे तार तार कर दिया। लोगों ने मुझे कैसी कैसी बातें नहीं सुनाई, जैसे मैंने ही आपको मार दिया हो। शादी के अगले दिन ही पति को खा गई। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मेरे बारे में। मेरा दिल कैसे टूट गया था आपको पता है? हे भगवान, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर उसने अपने सीने पर हाथ मारना शुरू कर दिया। छोड़िए दूसरों की बातें, मैं तो खुद को ही बदनसीब मानती थी। मुझे लगता था कि मेरी ही किस्मत ने आपको छीन लिया। मैंने कितनी रातों को आंसू बहाए हैं कि मैं एक दिन भी आपके नाम का मंगलसूत्र पूरी तरह से पहन नहीं पाई। ये पाप आपको चैन से जीने नहीं देगा विवान, कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैं किसी शुभ काम में शामिल नहीं हो सकती थी। घर में कोई फंक्शन हो, मैं आगे खड़ी नहीं हो सकती थी। पूरा समाज मुझे अभागी और अशुभ कहता था। कितने ताने, कितने घिनौने मर्दों की बातें। इसके चेहरे को देखने से ही काम बिगड़ जाता है। ऐसी बातें मेरे कान के सामने बोलते थे। बाप रे, कितनी बातें सुनी है मैंने। क्या आपको ये सब पता है? ये सब आपकी खुशी के लिए रचे गए नाटक का ही नतीजा है ना? मेरी किस्मत, मैंने तो भगवान को ही कोसना शुरू कर दिया था कि मेरी जिंदगी देने से पहले ही छीन ली। मुझे तब नहीं पता था कि इसका कारण भगवान नहीं बल्कि आप हैं विवान। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। यह कहते हुए उसने अपने फ़ोन में विवान की तस्वीर को घूरना शुरू कर दिया। शब्दों में बयान ना किया जा सकने वाला दुख का समंदर उसे चारों तरफ से घेरे हुए था। शायद वो अपनी तन्हाई में उस असहनीय दर्द को रोकर हल्का करने की कोशिश कर रही थी। आंसू सूख जाने के बाद भी उसकी सिसकियां और हिचकियां रुक नहीं रही थी।
रोते रोते वो जमीन पर गिर गई और बहुत देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की। उसका मन उसके सारे जख्मों को एक एक करके याद कर रहा था। पूरी रात बिना सोए दर्द में डूबी रहने वाली मैथिली ने अपने पति विवान से नफरत कर ली थी। उसके साथ हुए इस अन्याय का बदला उसे लेना ही होगा। मैथिली ने अपने मन में ये कसम खा ली थी। कल जो कुछ भी हुआ उसकी कोई हलचल मैथिली के चेहरे पर नहीं थी। वो अपने कैबिन में प्रोजेक्ट का काम पूरी लगन से कर रही थी। सिर्फ उसकी आंखें ही रात भर ना सो पाने की वजह से लाल दिख रही थी। उसके होंठ थोड़े सूखे और फटे हुए थे। मैथिली, इस फाइल की हार्ड कॉपी बॉस के कैबिन में भेज दीजिए, मैनेजर मनोज ने कहा। यस सर, मैं देख लेती हूँ, कहकर वो फिर से काम में डूब गई। अगले ही पल विराट आर्यन ने ऑफिस में कदम रखा। रोजमर्रा के जरूरी काम भी उसके दिमाग में नहीं थे। हमेशा की तरह नहीं, बल्कि उसके दिल में बस यही सवाल था कि क्या मैथिली आज ऑफिस आई होगी। उसके तेज कदमों की आहट ने सबको जबरदस्ती अपने काम में लगा दिया और मैथिली भी उसकी आहट महसूस कर सख्त हो गई। जैसे ही उसने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, उसने अपनी सामान्य गति थोड़ी धीमी की और हल्के से सिर झुकाकर मैथिली की सीट की तरफ देखा। उस पल दोनों की नजरें टकराईं और तुरंत हट गईं। मैथिली का दिल भारी हो गया। विराट आर्यन तेजी से अपने कमरे में गया और सोचने लगा, मैंने सोचा था कि कल के ड्रामे के बाद ये लड़की अब ऑफिस नहीं आएगी, पर ये तो मुझसे पहले आ गई है। वैसे भी इसने फ्रांस जाने से मना कर दिया था। अब इसका एग्रीमेंट कैंसिल करके इसे इसके शहर वापस भेज देना चाहिए। वो यही सोच रहा था कि मैनेजर मनोज ने दरवाज़ा खटखटाया। सर, मे आई कम इन? उन्होंने आवाज़ दी। धीरे से सिर उठाकर उसने देखा कि दरवाजे पर मैनेजर खड़े हैं। उसने अपने उलझे हुए चेहरे को थोड़ा सख्त किया, टाई ठीक की और अपनी पुरानी रौबदार आवाज़ में कहा, यस कम इन। गनीमत थी कि वो अकेला ही बाहर क्या हो रहा है देख सकता था। बाहर वाले अंदर का हाल नहीं जान सकते थे, वरना मैनेजर को पता चल जाता कि वो कितना परेशान और ढीला पड़ गया था। व्हाट इज़ इट मनोज? उसने अपनी आवाज़ में थोड़ा दबाव डाला, वरना उसका दबदबा चला जाता। सर, आपको फाइल देखकर ओके करनी है। मैंने मैथिली से आखिरी बार चेक करवा के भेजने को कहा है। क्या मैं उसे लाने के लिए कहूँ सर? उन्होंने थोड़ी विनम्रता से पूछा। वो अपने बॉस की हर हरकत और लहजे का मतलब अपने अनुभव से समझते थे। यस, इमीडिएटली मेरे पास भेजो। दैट फाइल शुड बी सेंट वेरी क्विकली। उसने एक टांग पर दूसरी टांग रखते हुए कहा। मनोज के बाहर जाने के 1-2 मिनट बाद ही विराट आर्यन ने मैथिली को अंदर बुलाया। यस सर, वो फाइल जिस पर आपको साइन करना है। ओके, कहकर उसने फाइल ले ली। सब कुछ ओके है सर, आप एक बार देखकर साइन कर दीजिए, उसने कहा। ओके मैथिली, लिसन, कहते हुए उसने मेज़ पर एक डॉक्यूमेंट रखा और दिस इज़ योर एग्रीमेंट। अगर आप फ्रांस नहीं आना चाहती तो इट्स ओके, आप आराम से जा सकती हैं, उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा। उसने मेज़ पर रखे एग्रीमेंट पर अपनी दाहिनी हथेली से दबाव डाला और उसे उसकी तरफ खिसका दिया। वो यही तो चाहती थी। उसने फ्रांस मेरे साथ आने से मना कर दिया था ना। उसकी मर्जी के मुताबिक मैंने उसे एग्रीमेंट से रिलीज़ कर दिया है। चाहे वो नौकरी छोड़ दे या अपने शहर चली जाए, इट्स ओके। कम से कम अब तो ये मुझे टॉर्चर नहीं करेगी, मैं फ्री रहूँगा। मन ही मन सोचे उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। मैथिली ने अपना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज उस एग्रीमेंट के ऊपर रखे, बाईं हथेली से उन्हें दबाया और विराट आर्यन की तरफ धकेल दिया। वो चौंक कर उसे देखने लगा और उसने उसे गहरे से देखते हुए कहा, सर, मैं चाहती हूँ कि जब तक हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली पूरा न हो जाए तब तक मैं आपके साथ रहकर सपोर्ट करूँ। मुझे आपके साथ फ्रांस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने थोड़े जोर देकर कहा और नाजुकी से अपनी पहली जवाबी चोट की। अपनी उम्मीद पूरी ना होने की निराशा ना दिखाते हुए विराट आर्यन ने मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट पिया। ये मुझे इरिटेट कर रही है, उसने अपने मन में सोचा, पर बाहर उसने होंठ ना खोलते हुए एक मुस्कान दी। गुड डिसीजन मैथिली, कल रात की फ्लाइट है, रेडी रहना, उसने कहा। श्योर विराट सर, उसने कहा, जिस पर वो चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया, एक नंबर डायल किया और उसे वापस रखते ही अगले ही पल धनराज अंदर आ गया। आए हुए धनराज को उसने मैथिली का पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स दिए और कल फ्रांस जाने की सारी तैयारियां ठीक है या नहीं रीचेक कर लो, कहकर ऑर्डर दिया। अगले ही पल धनराज उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए बाहर चला गया और उसी क्षण उनकी फ्रांस यात्रा पक्की हो गई। मन में नफरत लिए हमारे नायक प्यार के शहर फ्रांस के पेरिस की ओर जाने वाले थे। रिश्ता 12।
टेक ऑफ के लिए तैयार फ्लाइट में एक दूसरे को धक्का देते चुंबकों के विपरीत ध्रुवों की तरह विराट और मैथिली एक ही सीट के किनारों पर बैठे थे। मैथिली को फ्लाइट से थोड़ा डर लगता था। ये उसकी पहली इतनी लंबी हवाई यात्रा थी। शायद इसीलिए ये सफ़र उसे एक साथ घबराहट और डर दोनों दे रहा था। इस डर को छिपाने के लिए उसने अपनी नज़रें खिड़की से बाहर टिका दी थीं। जैसे ही फ्लाइट रनवे पर सरकने लगी, उसे अपने सिर पर भारीपन महसूस हुआ। उसने अपने दोनों हाथों की कुहनियों को जांघों पर टिकाया और उंगलियों से अपने माथे को कसकर दबा लिया। इनमें से किसी भी बात पर विराट ने ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने टैब में डूबा हुआ था। उसे भला किसी बात की फिक्र क्यों होती? जैसे जैसे विमान ऊपर उठा, डर के मारे उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। उसने अपने होठों को काटकर अपने डर को दबाया और आंखें बंद करके बारिश में भीगी हुई चूजे की तरह सिकुड़ कर बैठ गई। ठीक उसी पल विराट ने उसकी तरफ देखा। इसे क्या हुआ? उसने मन ही मन सोचा और सामान्य तरीके से पूछा, "What happened, मैथिली? Anything wrong?" शरीर डर से कांप रहा था और विराट के सामने इस डर को मान लेना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। इसलिए वो मदद के लिए भी बोल नहीं पाई। उसकी नीचे वाली दांत ऊपर वाली दांतों से बेखबरी में तड़तड़ करके टकराने लगी। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर आवाज़ बाहर नहीं आई, सिर्फ हवा निकली। मैंने पूछा, "फिर भी ये कुछ बोल नहीं रही है? कोई रिएक्शन नहीं है?" इडियट, जो करना है करे। ये सोचकर वो फिर से अपने टैब में व्यस्त हो गया। फ्लाइट का इंजन पूरी ताकत से हवा को अंदर खींचकर आसमान की ओर उड़ा। उसने खुद को किसी तरह संभाला और सीधी बैठी ही थी कि बदकिस्मती से फ्लाइट अचानक झटके से नीचे हुई। वो हे राम कहकर चीख उठी और होश खो बैठी। डर के मारे उसने पास बैठे विराट के दाएं कंधे को जोर से पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके कंधे में छिपा लिया। कुछ ही सेकंड में हुई इस घटना से मैथिली का दिल गले तक आकर धड़कने लगा। ये सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। विराट ने अपने दोनों हाथ अचानक चौड़े कर दिए। टैब नीचे गिर गया और वो पहाड़ की तरह बिना हिले डुले स्थिर रह गया। हालांकि उसके स्पर्श से उसे एक ऐसी वाइब्रेशन महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी, पर उसका चेहरा सख्त बना रहा। अगले ही पल विराट ने स्थिति को भांपा और महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। लगता है बहुत डर गई है। अब इस छोटी सी बात पर कोई इतना डरे तो क्या कहूँ, सिली गर्ल। वो थोड़ा झुंझलाया, पर उसके ज़मीर ने उसे गुस्से से घूरा। ए बॉस, क्या तुम जेंटलमैन हो? अगर इसे अपनी वाइफ नहीं मानते तो कम से कम अपनी ऑफिस स्टाफ समझकर हेल्प कर सकते हो ना? अंदर से उसकी ज़मीर ने कहा तो उसे थोड़ी दया आई। यस, शी इज़ माई स्टाफ। अब मुझे ही इसे देखना होगा। विराट ने धीरे से बुदबुदाया। मैथिली, इट्स नथिंग, डोंट वरी। कहते हुए विराट ने अपने बाएं हाथ से उसकी पीठ को हल्का सा सहलाया। उसकी बातों से उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने खुद को संभाला और देखा कि वो लगभग विराट के बाहों में है। ये देखकर वो हैरान रह गई। ओ नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? दीवार से टकराकर लौटने वाली बॉल की तेजी से वो विराट से दूर हो गई और खुद को कोसने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर धड़कने लगा। सर सॉरी सर, डर में गलती से हो गया। उसने माफ़ी मांगी और ऐसा लगा जैसे उसने कोई गलत काम कर दिया हो, इसलिए वो सिमट कर बैठ गई। उसके इस हड़बड़ी और दूर हटने के तरीके ने उसकी भौं ऊपर उठा दी। इट्स ओके, रिलैक्स, उसने कहा। उसकी गोद में गिरा टैब नीचे पड़ा था। विराट उसे उठाने के लिए झुका तो मैथिली ने देखा कि वो उसके पैरों के पास गिरा है और वो उसे उठाकर देने के लिए आगे बढ़ी। ठीक उसी पल उसकी उंगली टैब पर पड़ी और उसकी टच स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर देखकर मैथिली का दिल टूट गया। उस तस्वीर में विराट जीन्स और स्लीवलेस टॉप में थी और उसने माही की कमर को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। माही ने विराट के गर्दन में बाहें डालकर उसके गाल पर किस किया हुआ था। ये देखकर मैथिली पूरी तरह से बिखर गई। उनकी नज़दीकी देखते ही वो सुन्न हो गई और वो कहाँ हैं, सफ़र पर हैं, ये सब भूल गई। आंसू बह रहे थे और दिल का दर्द बर्दाश्त ना होने पर उसका चेहरा छुई मुई के पौधे की तरह मुरझा गया।
उसे लगा जैसे जिस हाथ से उसने उसे छुआ था उसे आग में जला देना चाहिए। उसने अपनी नम आंखों से विराट की तरफ देखा। संयोग से विराट ने भी उसी पल मुड़कर मैथिली को रोते हुए देखा। हे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? आर यू ओके? जो कुछ हुआ था उससे अनजान विराट का सवाल स्वाभाविक था। अपने फायदे के लिए अपनी ब्याही हुई पत्नी को अजनबी की तरह ट्रीट करते विराट को देखकर उसे गुस्सा आने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कैसे बताती? क्या ये कहूं कि मैं उस पति को देखकर रो रही हूं जो अपनी पत्नी को बगल में बिठाकर किसी दूसरी लड़की की तस्वीर रखता है? ये सोचकर उसने खुद को संभाला और नथिंग सर, घर की याद आ गई सर, बस इसीलिए, उसने अनमने ढंग से कहा। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद तेजी से बह निकली। विराट ने भले ही अपना चेहरा और शरीर कड़ा रखा था, पर उसके आंसू ने उसके दिल के कोने में एक हल्की सी चुभन पैदा कर दी। कुछ भी ना कहने की इच्छा से वो फिर से टैब में डूबना चाह रहा था, पर मैथिली जिस तरह से अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ झुकी हुई थी, उससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसका रोना थम गया था, पर आंखें नम थीं और आंसुओं से भरी हुई थी। क्या वो मुझे देख रही है, या मुझे सिर्फ महसूस हो रहा है कि वो मुझे देख रही है? उसने सोचा, और जब उसे देखा तो महसूस किया कि उसकी आंखें टैब को घूर रही हैं। मैथिली उसे नहीं, बल्कि टैब में मौजूद अपनी और माही की तस्वीर को देख रही थी। तभी उसे धीरे धीरे मैथिली के आंखों से बह रहे आंसुओं की वजह समझ आने लगी। अगले ही पल उसने टैब की स्क्रीन को झटके से बंद कर दिया और मैथिली ने अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाकर अपनी नजरें खिड़की के बाहर गहराई में छिपा ली। उसके दिल के नीचे तक दर्द फैल गया। फ्लाइट की सीट पर वो उसके पास बैठ भी नहीं पा रही थी, तड़प रही थी। अनजाने में टैब बंद करने वाले ने सोचा, मुझे क्यों फोटो छिपानी चाहिए? देखती है तो देखे, अगर वो रोती है तो मुझे क्या? उसने सोचा। आई लव माई माही, उसने अपनी ज़मीर को जवाब दिया। अच्छा, ऐसा है बॉस? तो फिर मैथिली के रोने पर आपने फोटो क्यों छिपाई? उसकी ज़मीर ने फिर से उसे कुरेदा तो विराट बिना कोई जवाब दिए शांत हो गया। समय बीतने के साथ मैथिली की हालत और खराब होती गई। जिस पति से वो 3 साल से प्यार करती थी और ख्वाबों में जी रही थी, उसे हकीकत में दूसरी लड़की के गले लगते देखकर उसका दिल कीड़े की तरह तड़प उठा। उसके धड़कते दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो, ऐसा दर्द बर्दाश्त ना करके वो बेचैन हो गई। उसका मन जोर से चीखना चाहता था। शरीर के हर हिस्से में तेज चाकू गड़ गया हो, इतनी तकलीफ होने पर उसने सीट बेल्ट खोली और सुबकते हुए भागने की कोशिश की। उसकी सीट बेल्ट खोलने पर वो हैरान हुआ और उसने समझ लिया कि वो आगे क्या करने वाली है। उसने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। क्या कर रही हो तुम, फूल? वो गुस्से से गरजा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे ये भी महसूस नहीं हुआ कि उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया है। वो बेसुध होकर तड़प रही थी। उसकी तड़प, धड़कन और घबराहट का कारण समझते ही उसका शरीर सख्त हो गया। वो फोटो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, उसने सोचा, और अपने पास बैठी इस तड़पती जान को कैसे शांत करूं, ये ना जानकर वो जम गया। उसने अपनी मुट्ठी बांधकर अपनी जांघों पर दबाव डाला और होठों को कसकर काटकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने कोशिश करती ही रही, पर नतीजा शून्य था। कटे हुए होठों से खून बहने लगा। उसे देखते विराट आर्यन के दिल में उसी पल चुभन हुई। मैथिली, प्लीज स्टे काम, उसने नरमी से कहा। उसने झटके से सिर उठाकर उसे देखा। उस नज़र में भरे भावनाओं के सैलाब से विराट थम गया। उसकी नज़र में क्या था? आक्रोश, निराशा, बेचैनी, जलन, दर्द, बदला, तड़प। हाँ, वो तड़प भरी नज़र थी, जिसमें थोड़ा आक्रोश, निराशा, बेचैनी, जलन, दर्द और बदला सब मिला हुआ था। उसने देखा कि उसके होठ दांतों में फंसकर तकलीफ दे रहे हैं, तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। फिर से उसके होठ रिलैक्स मैथिली कहते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाए, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है विवान। क्या भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया था कि मैं ये तकलीफ झेलूं? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अंदर कुछ हो रहा है, कहते हुए उसने आंखें कसकर बंद कर ली और विराट के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सॉरी,
वो बेकाबू होकर बोला, ओ ओ आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आई एम ओके, बस घर की याद में मैंने कुछ भी बक दिया सर, सॉरी। उसने रोते हुए अपने आंसू जोर से पोंछ लिए। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर मैथिली ने झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। गुड नाइट विराट सर कहकर उसने आंखें बंद कर ली और विराट ने जोर से अपने बाल सहलाए। वो सोने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके जज्बात जागे हुए थे।